Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अदम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टूडेंट वीक मना रहे हैं और पूरे हफ्ते से ही स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो रही है, स्टूडेंट के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। तो आज कुछ बात होगी स्टूडेंट की खुशी के सामान की। आज बात होगी समर कैंप के हवाले से, और आपको समर कैंप के हवाले से बताएं तो ये एक ऐसा खुशी का सामान होता है कि जिसमें स्टूडेंट्स तो खिलखिला के उठ ही जाते हैं। यानी कि बात होगी समर कैंप्स की। जब भी कभी वेकेशन आती है तो एक तरफ जहां आपको स्टडीज से ब्रेक मिलता है, वहीं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्कूल की जानिब से समर कैंप लगाए जाते हैं। और बच्चे स्कूल से छुट्टी कर भी लें तब भी समर कैंप ऐसी अट्रैक्शन होती है कि वो खुद शौक से भाग भाग कर जाते हैं। और इन समर कैंप से बच्चे ना सिर्फ मेंटली फ्रेश होते हैं बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं, ताकि सारा साल वो मेहनत और लगन से पढ़ने के लिए अच्छे से तैयार हो सकें। इन समर कैंप की खास बात यह है कि इस सब में बच्चों को आपस में घुल मिल कर रहने का भी मौका मिलता है। और साथ साथ छुट्टियों के दौरान समर कैंप में बच्चे तहकीकी, तख्लीकी और दूसरी किस्म की सलाहियतों के साथ मुनफरिद नजर आते हैं, खेलों में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और छुट्टियों को भी खूब यादगार बनाते हैं। और साथ साथ सबसे मजे की बात जो मुझे लगती है समर कैंप के हवाले से, कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होना पड़ता, आप इनफॉर्मल कपड़ों में होते हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हो। कलर डेज मनाए जाते हैं तो मुख्तलिफ कलर के ड्रेसेस आप पहनकर आते हैं। तो ये बड़ी अट्रैक्शन होती है बच्चों के लिए, जिसमें आपको काफी कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप हो जाती है कि जब वो पढ़ने लगते हैं तो उस दौरान उनके दरमियान एक अच्छी दोस्ती होती है, एक दूसरे की मदद करते हैं और बहुत सी चीजों में उन्हें सहारा भी मिल जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं तालीम की, तो ये जो समर कैंप्स होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, ये भी एक कैरेक्टर बिल्डिंग का तरीका होती है, जरिया होती है। एक्चुअली हम यहीं पे सीखते हैं, एक्चुअली हमें यहीं पे पता चलता है कि सब्र क्या है, बर्दाश्त क्या है, बिहेव कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है। अगर पहले स्विमिंग पूल में 4 लोग मौजूद हैं तो फिर हमें कूदना है या नहीं कूदना है, हमें किस तरीके से वेट करना है, हमें क्यू में रहना है, हमें अगर साथ खाना है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो ओवरऑल हम सीखने के अमल से हर चीज में गुजरते हैं। और समर कैंप्स जैसी जो चीज होती है वो इसलिए होती है कि हम समेत तमाम ही जितने, जब हम बच्चे थे या अब जो बच्चे हैं, और टीसीएफ जो इनके लिए कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि इनकी एक्चुअली कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके, ये जान सकें कि लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ सहना किस तरीके से मुमकिन है। और जहां तक हम तालीम की, लोग इस तरह के होते हैं जो सिर्फ किताबें 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 पढ़ते रहते हैं, लेकिन शायद अमली मुशाहिदे नहीं करते, शायद एक्सपीरियंस नहीं करते। तो फिर वो वही जानते हैं, वो वही सीखते हैं जो किताब कहती है। लेकिन जब किताब से बाहर निकल के हम एक और दुनिया में आते हैं, उसी किताब का एक्सपीरियंस हम बाहर निकल के देखते हैं, तो तब होती है हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग। चाहे वो समर कैंप की सूरत में हो, चाहे वो सिंगिंग की सूरत में हो, चाहे वो डांसिंग की सूरत में हो। यहाँ पर हम मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो रहे होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली हम पहली दफा स्कूल के साथ जब बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जाते हैं, तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें दुनिया में मूव करना है, किस तरीके से हमने डिसीजंस लेने हैं और किस तरीके से हमें एक दूसरे की इज्जत करते हुए आगे चलना है। तो जहां तक बात है तालीम की, जहां तक बात है आपके सिलेबस की, जहां तक बात है आपके सब्जेक्ट की, तो सिर्फ किताब का औराक चेंज करने से ही तब्दीली नहीं आती है, बल्कि साथ साथ मूव ऑन करने से, साथ साथ इन एक्टिविटीज में रहने सहने से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल से आ रहे होते हैं, ट्यूशन जा रहे होते हैं और फिर सिपारा पढ़ने भी जा रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन कॉन्फिडेंस, उनकी कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही होती है। लेकिन जैसे ही उनको उनके मनपसंद फ्रेंड्स के साथ बाहर भेजा जाता है, उनको थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, तो डेफिनेटली वो अपने अंदर क्रिएशन भी लाते हैं। उनको उस टाइम पर पता चलता है कि वो किस चीज़ में बेस्ट है, आया कि वो स्विमिंग में बेस्ट है, जंपिंग में बेस्ट है, या फिर वो किसी और मजीद खेल में बेस्ट है। तो समर कैंप हो या स्कूल की जानिब से कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, ये बहुत ज़्यादा काउंट करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में, तालीम के हवाले से भी, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से भी, और बहुत डिपेंड करता है कि आप किस फाउंडेशन के साथ जा रहे हैं और किस तरह के लोगों के साथ जा रहे हैं। तो जहां बात होती है टीसीएफ फाउंडेशन की, तो टीसीएफ फाउंडेशन एक ऐसा ही इदारा है जो कि अपने बच्चों को इस तरह की तमाम एक्टिविटी प्रोवाइड करता है तालीम के साथ साथ। तो सबसे पहले मिलवाएंगे आपको समर कैंप में शिरकत करने वाली और मुख्तलिफ आर्ट सीखने वाली, ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शायद सुर्खियां क्या कह रही हैं।
जी जनाब, एक्सप्रेस रोजनामा इस वक्त मेरे पास है और आज की मेन और अहम खबरें हैं कौमी सलामती कमेटी के जारी एलामिया के बारे में। कल हम जानते हैं कि जो वजीर आजम साहब थे उनकी ज़ेर सदारत ये कमेटी का इजलास हुआ और उसमें तमाम जो आला क़यादत थी, अस्करी और सियासी जो क़यादत थी, वो एक साथ सर जोड़कर बैठे और उन्होंने बिल आखिर ट्रंप की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई थी, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, जो पॉलिसी बनाई गई थी, उसका हतमी जवाब तैयार कर लिया है और वही आज एक्सप्रेस रोज़नामा ने अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। तो आपको हेडलाइन भी पढ़ के बता देते हैं जनाब कि अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करे, अफगान जंग पाकिस्तान में नहीं लड़ी जा सकती, अरबों डॉलर इमदाद के दावे गुमराह कुन है, भारत हमें अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है, वो खत्ते में अमन का ज़ामिन नहीं हो सकता। बड़ी ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जानिब से अब एक बोल्ड सांस लिया गया है और ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ज्यादा अगर दबाव डाला गया तो उसके मनफी असरात जो है वो सामने आएंगे, ऐसा कहना है रूस का। जबकि चीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम किया जाए, जो तमाम तर कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं उन तमाम तर कुर्बानियों को सराहा भी जाए और इस तरह की बयानबाजी से गुरेज की जाए क्योंकि इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, बेपनाह जवानों की कुर्बानियां दी हैं। तो ये इस तरह के बयान जो है वो सिर्फ एक तसादुम का एक की तरफ लेकर जाएंगे और यही जो है वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में एलामिये भी जारी हुए हैं। अच्छा, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से आपने बात की, तो अगर जंग की जो मेन लीड है वो है पाकिस्तान ने ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया, ये उसी हवाले से उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है। और जो दूसरी खबर है वो है अदलिया और जजों के खिलाफ तकारीर पैमरा अपने ज़ाब्ता अखलाक और कवायद पर अमल दरामद यकीनी बनाए, लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं ऐसा। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो इसी ट्रंप के बयान पर उन्होंने अपना शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। इससे पहले भी जैसे ये बयान आया था उन्होंने फौरन शदीद रद्द अमल जाहिर किया था और उनके इन बयानात को काफ़ी ज़्यादा जो है पजीराई हासिल हो रही है, खासकर अवाम जो है बहुत ज़्यादा उनको इस मामले पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उन्होंने जो कहा है अपने एक इंटरव्यू में इंग्लिश TV को, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मजीद फौजी भेजने से क्या होगा जब पहले से मौजूद 1.5 लाख फौजी कुछ ना कर सके। बिल्कुल सही बात उन्होंने की। और दूसरा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी जमातें मिलकर बैठे और नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत को तजवीज़ दूंगा कि हम अमरीकी इमदाद के बगैर भी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने यही कहा कि अमरीका ने जो अपनी नाकामी का जितना भी सेहरा है वो पाकिस्तान के सर डाल दिया है। साथ साथ उन्होंने बात कहा कि जिस हकानी नेटवर्क की हिमायत का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाता है वो ज्यादा से ज्यादा 3000 है। मतलब उनके जो फौजें हैं अमेरिका की वो अफगानिस्तान में नाकाम हो चुकी हैं, नाकामी का सारा सेहरा उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया है। साथ साथ वो कहते हैं जी हम आपको डॉलर देते हैं। इसी हवाले से हमारे आर्मी चीफ भी बयान दे चुके हैं। इसी हवाले से अब इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनली अपना इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू को इंटरनेशनल तौर पर बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई है और ट्विटर पर भी जो है ये एक तरह का ट्रेंड चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इस इंटरव्यू को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो तमाम तर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस सबके दौरान हमारे वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है अमेरिका, उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। पहले तो ये अफवाहें आ रही थी कि वो अपना दौरा मुलतवी कर देंगे, लेकिन अब ये बात उन्होंने खुद वाज़ेह कर दी है कि इस तरह की कोई खबर नहीं है, बल्कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला मैंने खुद से भी नहीं किया है। तो एक तो ये चीज़ थी जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो सियासी लीडर्स हैं उनका कहना है, जिससे कि शाह महमूद कुरैशी ने भी ये बात कही है कि उनको अपना दौरा जो है इस वक्त मुलतवी कर देना चाहिए, तजाजन ये जो दौरा है वो मुलतवी कर देना चाहिए। तो एक तो ये सूरत हाल सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो अभी पॉलिसी अफगानिस्तान की सामने आ रही है उस पर जो साबिक अफगान सदर है हामिद करजई ने भी अमेरिका की नई अफगान पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है और उनका भी जो है वो इस हवाले से कहना है कि ये अफगानिस्तान के मुफाद में नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा ने जो बयान दिया है वो भी एक बड़ी अहमियत का हामिल यहाँ पर तस्वुर किया जा रहा है, जिसको एक्सप्रेस रोज़नामा ने अपने फ्रंट पेज में जगह भी दी है। और वो बयान ये है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने से अफगानिस्तान मुस्तहकम नहीं होगा, हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की है, अमन के लिए तमाम आलमी कोशिशों का साथ दिया और देते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा कहा है। जनाब, ये पॉलिसी बयान उनका सामने आ रहा है जिसको बहुत अहमियत भी इस वक्त दी जा रही है। ठीक है। अच्छा, मजीद अगर मैं जंग की मजीद खबरों की जानिब बढ़ूँ तो ये एक और खबर है कि 14 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए हैं। तो जी अब हज का क्योंकि महीना है और हज के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, आज़मीन हज को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तो अगर मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँ जो कि हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि हज 2017 के मौके पर पाकिस्तानी हाजियों की रहनुमाई के लिए वजारत मजहबी उमूर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी है और ये है _मोड़ा_हज_2017। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेन करनी है, अगर आपको हज के मुतालिक किसी किस्म से कुछ जानना है, मनासिक
के हज के बारे में जानना है, रमी जमरात के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। और साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो महकमा मौसमियात है उन्होंने ये भी कहा है कि इस दफा हज पे दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो उन्होंने जो वहां पर जो इनकी इंतजामिया है उनको कहा है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि जितने भी अरकान है उसको ठंडे टाइम पर अदा किया जाए। तो जितने भी यहाँ से मनासिक हज के जो भी अरकान होंगे तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उसको ठंडे टाइम पर अदा किया जाए। और साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी सिक्योरिटी और मुकम्मल इम्तिहानी कराई है। बिल्कुल, तो जो मेरे रिश्तेदार वहाँ पर गए हुए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि बहुत शदीद वहाँ पर इससे गर्मी है और ऑब्वियसली एक ऐसा फरीजा है जिसको अंजाम देने में डेफिनेटली आपको मुशक्कत भी बड़ी दरपेश होती है, तो गर्मी के हवाले से जो है वो काफी खबरें रिपोर्ट हो रही है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने आजकल सोचा है कि जब भी हम आएंगे कोई ना कोई एक अच्छी खबर अपने तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको जरूर देखे जाएंगे। तो वर्ल्ड 11 जनाब पाकिस्तान में आ रहा है, बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी खेल के लिए जो है वो एक अच्छी खबर ये है कि वर्ल्ड 11 में इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में आ रहे हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाएगी और तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए ये बड़ी खुशाइन जो है वो खबर है। तो एक तो ये अच्छी खबर थी। अच्छा जनाब, दूसरी खबर जो इस वक्त यहाँ पर मेंशन है वो है नवाज शरीफ के हवाले से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ को जब से नाअहल किया गया है उसके बाद से मुख्तलिफ नून लीग के जो रहनुमा हैं और नवाज शरीफ इंक्लूडिंग, उन लोगों ने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जिसको अदलिया के मुखालिफ तस्वुर किया जा रहा है, जिसकी बिना पर लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ समेत 16 रहनुमाओं के अदलिया मुखालिफ बयान नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो ये चेयरमैन पैमरा और शिकायत काउंसिल को मीडिया कवानीन पर अमल दरामद का हुक्म भी जारी किया गया है, जबकि 12 सितंबर तक रिपोर्ट तलब भी कर ली गई है और बयान खुली बगावत है, दरखास्त गुजार का ऐसा कहना है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट खबर है इसी हवाले से, नैब के हवाले से इमरान खान साहब ने रिएक्शन दिया है कि उनको नैब के हमदर्दाना रवैये पर बेइंतहा अफसोस है और नैब के दोगलेपन का नैब के पास क्या जवाब है। साथ साथ वो कहते हैं कि नून लीग को अदालती फैसले पर नजर सानी का इख्तियार किसने दिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजर सानी अपील की समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर नहीं की थी, यकीनन ये हुक्म इम्तना देने से इनकार है। तो नैब के हवाले से इमरान खान ने अपना रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। और IG सिंध के हवाले से और शहर कराची के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको देती हूँ कि यूजुअली हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो हमारे शहर में बदअमनी है और पुलिस वाले भी जो है कहीं ना कहीं तंग कर रहे होते हैं। तो IG सिंध AD ख्वाजा ने अब ये किया है कि एक हेल्पलाइन बना दी है 9110, जिसपे अगर कोई पुलिस एहलकार आपके साथ बदतमीजी करे, कोई भी पुलिस एहलकार आपके साथ किसी भी किस्म की कोई भी रिश्वतखोरी का मामला हो, तो आप इस हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसकी फौरी जो है वो खिंचाई हो जाएगी और इससे के 80 मराकज़ हैं। अब अगर मैं पेपर चेंज करूं तो बिजनेस रिकॉर्डर पे जाते हैं और बिजनेस रिकॉर्डर की जो खबर है अहम वो है इंडिया के नॉट बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड NSC और चाइना स्टॉप डिप्लोमेट डिफेंस पाकिस्तान इन टिलरसन कॉल और न्यू US अफगान प्लान फ्यूटाइल कोर्स रशिया। तो ये जो है बिजनेस रिकॉर्डर की अहम खबरें हैं और जो जंग की अहम खबरें हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, डॉन की जाने पढ़ेंगे और डॉन की जो मेन खबरें हैं वो आपको बताएं तो पाकिस्तान सेट्स टर्म फॉर हेल्प इन एंटी टेरर फाइट। और दूसरी खबर जो यहाँ पर मेन मेंशन है वो है कि चाइना डिफेंस इस्लामाबाद की रोल इन अफगानिस्तान और चाइना और साथ साथ रूस की जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम किया जाए। और हमने देखा कि दोनों ममालिक जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त साथ दे रहे हैं ट्रम्प की पॉलिसी के बाद। अच्छा, तीसरी खबर जो यहाँ पर मेंशन है वो ये है कि नैब में गिव शरीफ लास्ट चांस टू जॉइन प्रॉप। बहुत सी बार नैब की जानिब से नवाज फैमिली को बुलाया गया है, शरीफ फैमिली को बुलाया गया है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, तो ये लास्ट चांस भी दिया जा रहा है उन्हें। अब लेट्स सी के इस बारे में आगे फर्दर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक। उनसे जानेंगे कि आज वफाकी दारुल हुकूमत में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी बात करेंगे। जी वसीम रज़ाक। जी बिल्कुल, आज शहर इक़्तिदार का जो मौसम है वो इंतहाई खूबसूरत है और गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने जो है मौसम को खुशगवार कर दिया है। अगर मुख्तलिफ इवेंट्स की बात करें, अगर अदालतों की बात करें तो आज बेनज़ीर भुट्टो मर्डर केस की समाअत आज होगी। इसके बाद जो है सेनेट सेशन होगा, FO ब्रीफिंग आज होगी। इसके साथ साथ साबिक जो वज़ीर आज़म है यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज मेहमान ख़ुसूसी होंगे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो गोलड़ा में हो रही है और ये सालाना बुनियादों पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता
जाता है। और आज शाह महमूद कुरैशी और साबिक जो वजीर आजम है यूसुफ रजा गिलानी वो उसमें मेहमान खुसूसी होंगे। इसके बाद मरियम औरंगजेब आज PNCA में एक इस्लामिक कैलीग्राफी के हवाले से इवेंट हो रहा है, उसमें मेहमान खुसूसी होंगी। सिराजुल हक एक सेमिनार में मेहमान खुसूसी होंगे। जमातुल दावा की जानिब से एक जो है प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है और आज जो है वो जुमा के बाद उस प्रोटेस्ट भी होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी अहम जो है वो एक नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो दायर होने का आज कवी इम्कान है। और क्योंकि एक फैसले को एक माह होने के करीब हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो 28 को दिया था और 28 को ही एक महीना मुकम्मल हो रहा है और नजरसानी की जो दरख्वास्तें हैं वो एक महीने के अंदर ही दायर की जा सकती हैं। तो एक महीना मुकम्मल होने में 2 दिन बाकी है। तो आज कभी इम्कान है कि मरियम हसन और हुसैन। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट और हुमा भट्ट से जानेंगे कि आज लाहौर शहर में क्या हो रहा है। जी हुमा भट्ट, सावन का क्या हाल है आज? आप तो आज मुझे देख लोगे कि सावन का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि इस वक्त तो यहाँ पर बारिश हो रही है, मौसम यकीनन अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर भीग रही हूँ बहुत बुरी तरह। और जब मैं आई थी रास्ते में भी मैंने देखा बहुत ही बुरा हाल था। नशेबी इलाके जो है वो ज़रियाब आ चुके हुए हैं और उसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशानी में है। लेकिन अगर आप मेन शाहराहों पर आए तो वहाँ पर यकीनन आपको इंजॉय करने का मौका मिलता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना तो यहाँ पर पानी आपको दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इवेंट्स का भी अगर मैं जिक्र कर दूं तो इवेंट्स में आज नवाज शरीफ साहब जो है वो ऐवान अदल में इस वक्त, ऐवान इकबाल में इस वक्त आएंगे और वहाँ पर खिताब करेंगे। और इसके अलावा आज सानिया मॉनिटरिंग के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट में एक जो समाअत है वो भी होगी। लेकिन मेन चीज अगर लाहौर का जिक्र करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ बारिश है, जो कि महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि 2 रोज तक जारी रहेगी। तो सुबह से होने वाली ये बारिश जो है उसका सिलसिला अभी तक जारी है और ये यकीनन कल भी जारी रहेगी। तो इंशाल्लाह कल उम्मीद करते हैं कि लोग जो है इंजॉयमेंट के लिए अपने जो प्लान्स हैं वो अच्छे खासे बना भी लेंगे और खूब इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि जुम्मे का बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। और वाकई में फराइज की जब अंजाम दही की बात हो तो फिर धूप भी सहनी पड़ती है और बारिश भी सहनी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात है कि आप हर मौसम एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टूडियोज में बैठे हैं, फिर भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो कि मीडिया और जर्नलिस्ट के ऊपर सवालात उठाते हैं कि जी ये तो ऐसा करते हैं। जी नहीं, हम बारिश में भी काम करते हैं, आंधी तूफान में भी काम करते हैं और जहाँ पर गोलियां चल रही होती हैं वहाँ पर भी काम करते हैं। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ते हैं और कराची का रुख करेंगे, जहाँ पर शहर में नमाज जुमा के इज्तिमात की सिक्योरिटी के हवाले से IG सिंध ने खुसूसी अहकाम जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान। जी फैजान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, नमाज जुमा की सिक्योरिटी के हवाले से IG सिंध की जानिब से गैर मामूली इक़दाम करने के लिए ख़ास अहकाम जारी किए गए हैं। आज नमाज जुमा के तमाम तर जो मरकज़ी मसाजिद और दीगर खुले मुकामात पर और इमाम बारगाहों में जहाँ नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्किद होंगे वहाँ पर गैर मामूली और जो है वो इक़दाम किए जाएंगे। तमाम IG सिंध की जानिब से ये हिदायत भी जारी की गई है कि तमाम तर जहाँ नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे उन इलाकों में बिलखुसूस पेट्रोलिंग, पिकटिंग और जो है वो स्नैप चेकिंग के अमल को गैर मामूली बनाया जाए। थाने जात की सतह पर तमाम तर इंटेलिजेंस के जो इक़दाम हैं उनको भी मरबूत किया जाए। इसके अलावा तमाम तर मरकज़ी मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ़ कोई भी मशकूक शख्स बैग या किसी भी मशकूक अशिया की इतला फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन 15 को दी जाए। ताहम जो मुतल्लिका थानों के SHOs हैं और जो DSP हैं उनको जो है वो सरप्राइज विजिट करने की भी हिदायत जारी की गई है। नमाज जुमा के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम के लिए पुलिस को हिदायत जारी की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ जो है वो पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस जो है वो इस वक्त भी गश्मे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसरूफ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए जुमे के रोज़ के हवाले से तो शहर भर में काफ़ी अपडेट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। कुछ मज़ीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं और सबसे पहले हम आपको कौन सी खबर देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची मवेशी मंडी के हवाले से। कराची में होने वाली बारिश मवेशी मंडी के व्यापारियों के लिए जहमत बन गई। मंडी में जमा होने वाले पानी और कीचड़ से परेशान व्यापारियों का कहना है कि इंतजामिया इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ दावे ही कर रही है। बारिश के बाद जानवरों के लिए रखा गया चारा भी जाया हो गया है, जबकि वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब यस टॉप स्टोरी से आपको आगाह करेंगे जो कि क्रिकेट शौकीन के लिए है। क्रिकेट शौकीन के लिए अच्छी खबर यह है कि सितंबर में पाकिस्तान आने वाली वर्ल्ड 11 के 14 गैर मुल्की खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। फाफ डु प्लेसी कप्तान और एंडी फ्लावर कोच होंगे। ICC वर्ल्ड 11 के मैचेस को इंटरनेशनल मैचेस का दर्जा दे चुकी है। अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है।
चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी खबरें हों आपके पास आज, लेकिन शक्ल से आपके लग रहा है कि आप एक और बम गिराने वाले हैं जी। हाँ बिल्कुल अनम, ये एक बड़ा हमें इतला जो इंकशाफ किया एक स्टडी ने, वो कि पाकिस्तान में 50 से 60 मिलियन अफराद हैं जो पानी के नाम पर जहर पी रहे हैं। ये इस हवाले से एडिटोरियल नोट आया है डॉन का, पॉइजन्ड वाटर। ये जनूबी एशिया में हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे कि आर्सेनिक जो है वो पानी में शामिल होता है, लेकिन अब एक स्टडी हुई है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो है सिर्फ पाकिस्तान में 50 से 60 मिलियन अफराद, पाकिस्तान में आर्सेनिक जो पानी में मौजूद आर्सेनिक का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और एक स्टडी ने 1200 कुएँ का जो है पानी का नमूने वो किए और उसके बाद तज्जिया किया और उसके बाद मालूम हुआ कि वो 3 से 70 मीटर जो डेप्थ है उसकी, उसमें जो है ना आर्सेनिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और बट WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, एक जो पर लीटर जो है वह 10 माइक्रोग्राम आर्सेनिक जो है वो परमिसेबल है। लेकिन आपको हैरत होगी ये जान के कि इंडस वैली के इर्द गिर्द जो लोग हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं वो लेवल है 200 mg पर लीटर। जो यानी कि अगर 10 माइक्रोग्राम से आप लेवल अगर आर्सेनिक कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी खुदा न खास्ता उस पर हार्ट अटैक हो सकता है, उससे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बड़े नुकसानदेह है। लेकिन अब ये हम ये कर रहे हैं कि हम जो 200 और अभी 50 to 60 मिलियन पीपल जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं आर्सेनिक लेवल जो है वो 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा का, इस 50 के करीब, यानी कि 50 माइक्रोग्राम आप जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं 50 से 60 मिलियन अफराद। तो ये कितनी खतरनाक बात है, उनकी जो है वो हेल्थ हज़ार्ड्स हैं। ये इस हवाले से ये दायरती नोट आया है और ये कहा गया है कि, लेकिन एक खुशआइन बात ये, क्योंकि आर्सेनिक जो है हमारी जनूबी एशिया की मिट्टी के जो क्ले क्लस्टर जो बनते हैं सरफेस के, उसमें शामिल नहीं होता है। वैसे तो ये नेचुरल एलिमेंट है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल तहकीकात हुई है कि इंडस्ट्रियल जो फजला आया है वो शामिल होता है उस पर पानी में, और वहाँ से ये जमीन एब्जॉर्ब करती है, आर्सेनिक आता है, और जब हम कंज्यूम करते हैं वाटर तो वो हमारे लिए डेडली होता है। लेकिन इसका एक सबसे अहम वो है ये कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर प्रोसेस जो है उसके जरिए इसका जो है इदराक किया सकता है, इसको कंटेन किया जा सकता है। आपने बात की रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर प्रोसेस की, उसी हवाले से आज बात भी होगी। 10:30 बजे जो है मुश्तरका मुफादात कौंसिल का एक इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म कर रहे हैं, चारों वज़ीर आला होंगे, और उसमें वाटर सप्लाई के हवाले से भी बात होगी, आर्टिकल 154 के हवाले से भी बात होगी। आपको क्या लगता है कि आज के इजलास में ये सारी चीज़ें तय पा जाएंगी? ओवर दी नाइट तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है पानी तो आपको सप्लाई तो देनी है, मतलब आप कंट्रोल कैसे करेंगे और इसके नतीजे में जो डिजीजेज होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए हमारी नाअहली की अगर बात करें ना सबा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी आपने देखा था एक दरिया के अंदर हमने कहा था मछलियों का एक इशू आ गया था कि मछलियाँ क्यों मर रही हैं, किसी ने कहा कि किसी ने जहर फेंक दिया। हमारे लेवल जो हम हमारे सॉरी टू से कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तो हमें ख्याल आता है कि हो क्या रहा है। इतने अरसे से लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात होगी। आप दहाइयों से कहा जा रहा है कि जनूबी एशिया के पानी में, अब तो ये पाकिस्तान में इतना बड़ा ये इंकशाफ होना, ये हमारे लिए बल्कि हुकूमत के लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है सोचने के लिए। इसके लिए बहुत मुस्बत और बड़े संजीदा अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये अवाम की जान जो है बचाई जा सके। बिल्कुल नफीसा, यहाँ पे अपने जो लिसनर्स हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे, जो हमारे तमाम व्यूअर्स हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जनाब पानी के हवाले से अपने आप को थोड़ा ज्यादा आपको मोहतात रहना पड़ेगा और पानी जो है वो फिल्टर्ड ही यूज करें। खैर यहाँ पर आपको एक अहम खबर से भी आगाह करते हैं, खबर दे रावलपिंडी से, जहां बारिश का पानी इस वक्त बेनजीर एयरपोर्ट पे दाखिल हो गया है, जिससे सामान भीग जाने पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा, बेनजीर एयरपोर्ट पर नकासी आपका निजाम इस वक्त काफी नाकिस दिखाई दे रहा है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले बारिशें होती थी उसके बाद पानी दाखिल हो जाता था बेनजीर बटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज होने वाली बारिश के बाद पानी जो है वो बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में भी दाखिल हो गए, जिसके बाद बहुत सारे मुसाफिरों का न सिर्फ सामान गीला हुआ और कई घंटे गुजर चुके हैं बारिश के बाद, बारिश को खत्म हुई, लेकिन अभी तक जो है वो पानी जो है वो उसकी निकासी नहीं की जा सकी। इस हवाले से जो मुसाफिर थे काफी परेशान थे और उनका कहना था कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो पानी इसी तरह खड़ा है और पहले की निस्बत पानी की सतह कुछ कम तो हुई है क्योंकि बारिश शुरू की थी, लेकिन अभी तक जो है वो पानी मौजूद है और मुसाफिरों को काफी इस हवाले से तकलीफ हो रही है। मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। शकील अहमद इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। देखिए नफीस भाई, इस एयरपोर्ट के हवाले से पहले भी कितनी दफा खबर आ चुकी है, पहले भी यही हुआ था कि जी पानी में जो है डूब जाता है ये बेनजीर एयरपोर्ट और उसके बाद हमारे एयरपोर्ट्स का शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ये तो हमारे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते पैसेंजर से पानी, अच्छा एक्स्ट्रा चार्ज चले ठीक है,
बड़ी अजीब और ताज्जुब की बात है कि हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं कि जी पानी इतने फीसद लोगों को शहर की शक्ल में मिल रहा है, फिर हम बात करें सब्जियों की, फलों की, या फिर हम बात करें गोश्त की, या फिर हम किसी भी चीज की बात करें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप सेटिस्फाई होकर कह सकते हैं कि जी ये देखिए ये चीज पाकिस्तान में बहुत आपको अच्छी मिल रही है। ये आवाम के साथ कितनी नाइंसाफी है। बिल्कुल नाइंसाफी है। मैं बता रहा हूँ, छोटा सा वाक़या बताता हूँ ना। मैं गया गोश्त के लिए, मैंने कहा कि ये गोश्त लिया है, एक ही दुकान, 2 दुकानें साथ पैरेलल बिल्कुल, उसने उसके रेट में 100 रुपए का डिफरेंस था पर केजी में। मैंने कहा क्यों फर्क है? उसने कहा कि वो पानी वाला गोश्त है। गोश्त ही पानी भर के, अगर पानी वाला गोश्त और वो इंजेक्शन वाली सब्जियां, मतलब अल्लाह ही रहम करे इस कौम पर। खैर, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? जंग का एडिटोरियल है, इमदाद नहीं एतमाद। ये जमाना लग गया कि कभी अमेरिका डबल स्पीक इसका इस्तेमाल करता था, दोहरी बात होती थी। हमारे तर्जुमान दफ्तर खारजा को तर्जुमा करना पड़ता था कि अमेरिका का कहने का मकसद ये है। हाँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद इतना तो हुआ है कि अमेरिका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। exactly. और अब उसने हमें बाज़ाब्ता एक धमकी दे दी है कि हम अब कुछ भी कर सकते हैं। बहुत खतरनाक अनुसार जो नई पॉलिसी का है वो ये है कि टाइम बेस्ड अप्रोच की जगह कंडीशन बेस्ड अप्रोच हो गई है। कंडीशन बेस्ड अप्रोच ये है कि अमेरिका किसी भी वक्त किसी भी जगह कार्रवाई कर सकता है। कोई एक छोटा सा वाकया भी हुआ तो वो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट एक्शन करेगा और वो कोई नहीं जानता कि वो क्या होगा। इस हवाले से अमेरिका की धमकी के बाद सोने पे सुहागा उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं मार्क्स टिलरसन, उनका बयान आ गया। उन्होंने मजीद धमकी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अगर अपनी दहशतगर्दों की अपनी वो जो पनागाहें उन्हें ख़त्म नहीं करता तो ना सिर्फ नॉन नेटो इत्तेहादी जो दर्जा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, पाकिस्तान पर अमेरिका को हमले करने की हक है। और दूसरा, उन्होंने वो जो इमदाद जो वो दे रहे थे हमें, वो भी जिताई कि हज़ारों डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम दे रहे हैं। हालांकि वो हमें सब जानते हैं कि 2001 में ज़मीनी और जो एयर कॉरिडोर में जो हमारा खर्चा हुआ है वो जंग में जो अफगानिस्तान के लिए, वो हम उसकी कीमत ले रहे हैं, उसमें भी हमें नहीं दिया। $120 जो हमारी भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास से बताया गया है कि आप हमें कुछ ना दें, ना इमदाद दें, मगर उसको एतराफ़ कर लें कि $120 अरब तो खुद हमारे खर्च हुए इस जंग के अंदर। जवानों की जाने शहीद हुए, उनका कौन एतराफ़ करेगा? तो अब हमें इमदाद नहीं चाहिए। हमारी फाइट एक बिल्कुल एक जबान होकर सब कह रहे हैं कि हमें हमारी आपकी इमदाद नहीं चाहिए, मगर हमें एतमाद चाहिए। आर्मी चीफ का भी बयान है। फिर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि अमेरिका अगर आया, गलती कोई की तो पाकिस्तान को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। इवन उनके अपने न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस तरह की खबरें पब्लिश हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है इससे मनफी असरात मुरतब होंगे। और जो इनके स्टेट ओबामा के दौर में जो स्टेट डिपार्टमेंट के रॉबिन साहब थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये बहुत गलत बयान दिया है इन्होंने, इनको पाकिस्तान को लूप में रखना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान में आप बगैर पाकिस्तान के कोई भी अमन को नहीं ला सकते। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है एडिटोरियल आज हमने डिस्कस किया। और अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं जिसमें आपको बताएं कि अमरीकी खातून ने लॉटरी में 80 अरब रुपए से जायद की रकम जीत ली और इनाम जीतने ही उन्होंने अपनी मुलाजमत को भी खैरबाद कर दिया। ये भी ठीक है यार। 53 साल अमरीकी खातून मेविस वैनजिक, जिन्होंने चंद रोज कबल अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के एक पेट्रोल स्टेशन से लॉटरी का टिकट खरीदा, जिसे पावर बॉल जैकपॉट का नाम दिया गया। खुशकिस्मत खातून ने बताया कि उन्होंने अपने अजीजों की सालगिरह की तारीखों की बुनियाद पर लकी नंबर का इंतखाब किया। ये रकम 758 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 80 अरब रुपए के लगभग बनती है। इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद मेविस सीधी अपने बॉस के पास गई और उससे कहा कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। जैकपॉट जीतने वाली खातून का कहना है कि वो गुज़िश्ता 32 साल से एक मेडिकल सेंटर पर मुलाजमत कर रही है, लेकिन इतना बड़ा इनाम जीतने के बाद पुरसुकून अंदाज में बैठकर जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहती हैं। ताहम टैक्स कटने के बाद खातून 443 मिलियन डॉलर यानी 45 अरब रुपए ही हासिल कर पाएंगी और ये रकम एक साल में 29 इकसात में अदा की जाएगी। इस मौके पर पावर बॉल प्रोडक्ट ग्रुप के चेयरमैन चार्ली मैकलिंटायर ने कहा कि 6 दीगर अफराद को फीकस $20 लाख मिलेंगे, जिनका ताल्लुक केंटकी, इलिनॉय, ल्यूजियाना, न्यू मैक्सिको, पेंसिल्वेनिया और वर्जिन आइलैंड से है, जबकि 4 अफराद को $10 लाख के इनामात मिले हैं। भाई ये बात तो ऑब्वियस है कि इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद कोई मुलाजमत क्यों करेगा? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कोई क्यों मुलाजमत करेगा? अगर आपका खुलता है ये इनाम, आप क्या करती हैं? मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करती उससे, मैं फारिग नहीं बैठती, लेकिन कुछ ना कुछ जरूरत ही नहीं थी बिजनेस स्टार्ट करने की, हम कोई एयरलाइन खोल लेते। बात होती है कि आप अपनी लाइफ में एक्टिव कितना रहना चाहते हो, उसके लिए आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। खैर, लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। समर कैंप में शिरकत करने वाली बच्चियों से और जानेंगे कि ये कितना एंजॉय करती हैं समर कैंप्स को।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो बात हो रही है समर कैंप के हवाले से, बात हो रही है TCF फाउंडेशन के हवाले से। तो आपको बताएं कि समर कैंप हो और आर्ट एक्टिविटी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, बल्कि ये तो सब नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बच्चों की बात करते हैं तो उनकी सबसे मस्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद उनको ड्राइंग। तो जनाब इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है TCF के जनरल मैनेजर असफंदियार इनायत और समर कैंप की मैनेजर रिमशा अली। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। उनके साथ सनीमुल्ला भी मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट है TCF के मच्छर कॉलोनी कैंपस से आए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। समर कैंप से मेरे कोई मेमोरीज जो हैं वो उजागर नहीं होती किसी तरह के, लेकिन TCF में जो समर कैंप होता है वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए, खास तौर इन रिमोट एरियाज में हम लोग काम करते हैं। उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा जो है थिएटर सिखाया जाता है, उसमें इंग्लिश के मॉड्यूल है, उसमें जो है स्पोर्ट्स है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब खेल ही खेल में जो है वो बच्चे वोकैबुलरी भी होते हैं, उसके अंदर जो है वो टीम बिल्डिंग भी हो रही होती है, इसमें सोशल एक्टिविटीज़ भी है। जो सोशल स्किल्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आगे कामयाब होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साथ साथ चल रही होती हैं। अच्छा, समर कैंप से हम लोग अभी वही ओवरऑल बात कर रहे थे कि हमारी तो बड़ी मेमोरीज हैं समर कैंप्स के हवाले से, क्योंकि वो स्विमिंग है, फिर सिंगिंग है, डांसिंग है। ये बताएं, आप डेफिनेटली समर कैंप को देख रही होती हैं, केटर कर रही होती हैं, आपका उसके अंदर फेवरेट सेशन कौन सा है जो आपको अच्छा लगता है, आप भी बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहती हैं? जी ये जो हमारा है सेगमेंट या ये जो हमारी क्लास है ज़बरदस्त। अच्छा, समर कैंप का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ही फेस्टिव माहौल होता है। एग्जैक्टली लिटरली जब स्टार्ट होने वाला होता है तो इतना लगता है कोई ईद है कल के, कुछ चांद रात जैसा समा बना हुआ था। समर कैंप में जो के अंदर जो बच्चों की खुशी है, जब हम स्कूल जाते हैं डोनर्स को विजिट कराने के लिए और खुद भी देखने के लिए समर कैंप, तो जो बच्चों की खुशी होती है वहाँ जाकर, जो बच्चे इतने इंथुजियास्टिक जिससे हमें वेलकम करते हैं, और क्लासरूम भरे हुए होते हैं, सजे हुए होते हैं उनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट से, और यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इन्होंने बनाए, इन छोटे बच्चों ने। ये तो बच्चों के हवाले से ऑनेस्टली मेरा फेवरेट पार्ट है। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कोई थिएटर कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, लेकिन जो वॉलंटियर्स के हवाले से मेरा फेवरेट पार्ट वो ये होता है कि हमारे पिकअप पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं सुबह में, और वहाँ से वैन में बैठ के हम लोग अपने अपने स्कूल चले आते हैं। तो जब सुबह पिकअप पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स जमा हो रहे होते हैं, और उनके अपने अम्मी अब्बू के साथ हाथ में पानी की बोतल लेके इतनी इंथुजियास्टिक चेहरे होते हैं वो सुबह में, सुबह 8 बजे मोमेंट्स जो होते हैं ना सुबह वाले, जी वैसे ही बड़े जबरदस्त होते हैं। बिल्कुल। और फिर आप जब उनको एक उनकी बड़ी गाड़ी से उतार के आप वैन में, छोटी वैन में, ऐसे इलाकों में जहाँ उन्होंने उसके बारे में देखना तो दूर सुना भी नहीं होता, उन इलाकों में जाना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर मी टू सेंड दोस वॉलंटियर्स टू द। और आपकी ये समर कैंप की बातें सुन के मुझे अपना बचपना याद आ रहा है, और जैसे कि आपने बताया सुनियर साहब के आपके टाइम पर तो समर कैंप ही थी, मेरे टाइम पर जो समर कैंप होते थे वो समर कैंप में भी हमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस दिलाते थे। सिर्फ फर्क ये होता था आप अपने यूनिफॉर्म में नहीं जाते थे और आपका ड्रेस जो है व्हाइट होता था, अदरवाइज यही सेम केस होता था। लेकिन TCF के बारे में अगर हम बात करें तो TCF में बहुत सी अट्रैक्शंस हैं। अभी आपने इंग्लिश मॉड्यूल के हवाले से बात की है, थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइएगा कि क्या है। होता ये कि वैसे तो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज स्कूल में भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको फर्दर रीइंफोर्स किया जाता है उन बच्चों के साथ। और जो वॉलंटियर्स जो आ रहे होते हैं वो स्पेशली डिफरेंट जो O लेवल्स के, A लेवल्स के, इंटरमीडिएट के बच्चे आ रहे होते हैं, तो उनके साथ जो है वो ख़ास तौर पे वोकैबुलरी के ऊपर जो है बड़ा जोर दिया जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि समर कैंप में आपने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी है उस मॉड्यूल में जब इंग्लिश का कर रहे होते हैं तो उसके लिए। अच्छा, वोकैबुलरी का मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ है कि आपका जो ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, आपकी जो सोच है वो आपके ज़ख़ीरा अल्फाज से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। आपकी वोकैबुलरी इतनी है तो आपकी जो सोच है वो भी इतनी ही रहेगी। अगर आप अपना वोकैबुलरी बढ़ाएंगे तो आपकी सोच भी बढ़ेगी। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो लेके कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी बढ़े ताकि बच्चे जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है, क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट है उसका। सही, डेफिनेटली। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे TCF के हवाले से और हमने शो स्टार्ट किया था तो मैं यही कह रही थी कि किताबों से बाहर भी जो दुनिया होती है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। किताब में तो आप पढ़ ही रहे होते हैं कि जी ये पोयम है या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, लेकिन असल स्टार्स जब आप बाहर निकलते हैं रियलिटी में, जब आप आसमान को देखते हैं या रियलिटी में जब आप किसी रूम में होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि जी हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट। तो ओवरऑल जब आप वहाँ पर मौजूद होती हैं इन बच्चों के साथ तो TCF का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरेक्टर बिल्डिंग का। आपको लगता है कि वहाँ पे बच्चे और ज़्यादा जाके सीख रहे होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए
जो स्कूल की रूटीन होती है, वहाँ एक टीचर होती हैं, वो ही अपने दोस्त जो सारे होते हैं। समर कैंप में वॉलंटियर्स एक बाहर से आते हैं, एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो जो लर्निंग हो रही होती है वहाँ पे उन बच्चों की और वॉलंटियर्स की वो एक आम स्कूल की रूटीन में नहीं हो सकती। Exactly, क्योंकि उन बच्चों, हमारे बच्चों को वॉलंटियर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सोशल स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है जब वो एक नए, बिल्कुल कभी उनसे मिले नहीं होते, उनको वो 12 दिन साथ गुजारने और सुबह से दोपहर तक, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंटरैक्टिव स्किल्स बढ़ती हैं, कम्युनिकेशन बिल्डिंग बढ़ती है, एक दूसरे को जानते हैं, सोशल स्किल्स बढ़ती हैं। सही। और फिर पूरा साल बड़ी अच्छी जो है उनकी एक्टिविटी भी रहती है कि फिर अगले साल जो है वो समर कैंप्स आ रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ तो यही होता था, मतलब जब छुट्टियां गुजर जाती थी तो फिर मैं अगले साल इंतजार करती थी कि अब दोबारा समर कैंप कब आएंगे, अब ज्यादा अच्छा पढ़ना है। और टीचर उससे पहले जितना काम देती थी ना, सारा मैं करके रख लेती थी। अच्छा टीचर, ये हमारी क्लास में लगेगा, ये पेंटिंग लगनी है। तो बहुत ज्यादा जो है ना वो मजा आता है समर कैंप पे। सलीम भी जो है वो हमारे साथ में बैठे हैं और बहुत जबरदस्त मुझे लग रहा है स्टूडेंट है, क्योंकि इनका यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है और ये मैं देख रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गई ये देख के। आप बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? अभी तो मैं फिलहाल तो 9th में हूँ। 9th में है। सरीन, ये बताइए कि आपने ये खूबसूरत सा मॉडल बनाया है अपने स्कूल का, कितना पसंद है आपको स्कूल, जो आपने अपने स्कूल का ही मॉडल बना दिया? हर किसी को पसंद होता है, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है मेरा स्कूल, हर किसी को अपने स्कूल पसंद होते हैं। अच्छा, मुझे भी। तो क्या करना चाहते हैं, प्लान्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं आपके? बड़े होके मतलब बिल्डर बन दे। बड़े होके बिल्डर बनेंगे? अच्छा चले फिर। अच्छा, मुझे लगा बिल्डिंग बनाएंगे क्योंकि मॉडल देख के आपके, मुझे यही लग रहा है कि आपको बिल्डिंग बनाने का कोई आर्किटेक्ट है इंटरेस्ट वैसे? जी, ये मैं बहुत काम करता हूँ, घर पे भी मैंने काफी सारे बना के रखे हैं, ये तो पहली है। अच्छा सलीम, अगर आपकी इस प्रोजेक्ट को हम फोकस करें तो डेफिनेटली आपने ऊपर लिखा है किमाड़ी टाउन, और जहाँ तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये आपने लिखा है मच्छर कॉलोनी, और आगे जो आपने एक बैनर या टैग लगाया है वो है TCF स्कूल के बारे में। तो जब आप अपने स्कूल का ये बना रहे थे मॉडल, तो आपके दिमाग में था कि मैं बिल्कुल सेम वैसे ही बनाऊंगा जैसे मेरा स्कूल है, या फिर मैं थोड़ा डिफरेंट और मजीद उसके अंदर कोई वेरिएशन लाके मैं बनाऊंगा? मैं चाहता था कि ये बिल्कुल हमारे स्कूल की तरह है। आपके स्कूल में कहीं पर लगाया भी गया है, कहीं पे ऐसा मॉडल रखा गया? नहीं, ऐसा ये आपने अपने पास ही रखा है। तो इसमें कितना आपको टाइम लगा बनाने में? इसको मैं तो रोज बनाता नहीं था, कभी कभी जब वक्त मिलता था स्कूल का काम करने के बाद और कुछ घर के काम भी, उसको करने के बाद में जो है ना इसको अलग से टाइम निकाल कर, मतलब 8-9 महीने में मैंने इसको। अच्छा मुझे बताएं, इसमें आपकी क्लास कहाँ है? वहाँ पे बना हुआ है। कहाँ? इस वाले पोर्शन पे? पीछे वाले पोर्शन में, बैक साइड पे सलीम की क्लास है। और यहाँ पे अगर ये फोकस कर सकते हो तो आपको दिखाते हैं कि इतनी जबरदस्त स्टेयर्स लगाई हैं, और साथ साथ जो है मतलब ओवरऑल वाकई आपने जैसा आपका स्कूल है वैसे ही बनाया, क्योंकि कलर भी हुआ है पीछे। हम अपने तमाम व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि ये है वो स्कूल जहाँ से इतने टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं। सलीम, बहुत जबरदस्त आपका काम है, इसमें मजीद भी कुछ बात करेंगे। वापस आपकी जानिब आना चाहूंगी रमशा। वॉलंटियर्स के हवाले से कुछ बताइएगा मुझे कि आप लोगों क्या वॉलंटियर्स को हायर किस तरह से किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, और प्लान किस तरह से करते हैं कि समर कैंप में आपने करिकुलम से हट के क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है, क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, कैसे डिसाइड करते हैं? तो वॉलंटियर्स हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। 15 से 23 साल के बच्चे समर कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इसका एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है जो इन हाउस हमारी टीम बनाती है, फीडबैक लेके प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, वॉलंटियर्स का, कि इस साल क्या लगा, चलो अगले साल क्या ऐड करेंगे। तो ये एक प्रॉपर कंटेंट बनता है। जैसे कि बात हुई थी कि हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं इसके अंदर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, थिएटर एंड इंग्लिश। तो इस चारों मॉड्यूल्स के अंदर हमारा कंटेंट रिवॉल्व कर रहा होता है। और जब वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने का तरीका ये होता है कि हम डिफरेंट स्कूल्स जाते हैं, पोस्टर्स भिजवा देते हैं, और बच्चे ऑनेस्टली ऑटोमेटिकली उनको इतना पता है समर कैंप का। अच्छा, मजे की बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तानी बच्चे ही नहीं इसमें पार्टिसिपेट करते, वो बच्चे जो कि ओवरसीज रह रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, वो भी आते हैं। वो स्पेशली अपनी गर्मियों की छुट्टियां पाकिस्तान में आते हैं। तो चारों मॉड्यूल्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? ये आई थिंक ये ऐसा थिएटर भी इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स भी इंटरेस्टिंग है, मतलब आर्ट में बच्चे ऐसे होते हैं। मुझे लगता है सिंगिंग और डांसिंग में शायद ज्यादा होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हर बच्चे पे वेरी करता है। अच्छा, और बच्चे माशाल्लाह से इतने कोई टैलेंटेड हैं कि उनसे जो करा लो, थिएटर करा लो, सिंगिंग करा लो, इंग्लिश करवा लो, हर चीज में मतलब
भरपूर हिस्सा लेते हैं। इनफैक्ट कुछ लगता है कि शायद स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में शायद लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बट मजे की बात यह है कि लड़कियां ही हैं जो सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और फिर वो अपनी अगर हार भी नहीं मानती फिर वो एक दफा और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो सब लोग हर मॉड्यूल में भरपूर हिस्सा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि TCF ने जो ओवरऑल उन्हें ये डिश तैयार करके दी है वो है ही इतनी टेस्टी कि हर कोई हर तरह अट्रैक्ट हो जाता है। अदरवाइज मैं तो अपने समर कैंप से ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत भागती थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। मेरा और गर्मी के दौरान हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ जाती थी, वो बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि जिस अगेन इलाके से बच्चे आए हुए होते हैं वहाँ पे वो होता नहीं है कि जी अब छुट्टियों पे बुरबन जा रहे हैं या छुट्टियों पे इंग्लैंड जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ एक्टिविटीज़ उस तरह से कोई वो होती नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है उनके लिए, बच्चों के लिए कि भी कि घर से निकले और स्कूल में गए और अब हल्ला गुल्ला और उसी में गेम बेस्ड लर्निंग खेल खेल में ही सीखते रहते हैं। चलें जी, खेल खेल में बिल्कुल सीखते हैं। इस हवाले से इस डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि नवाज शरीफ के बाद हसन हुसैन, मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर ने पनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें से एक 5 रुकनी बेंच और दूसरी 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT तहकीकात इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। चले जी, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है इस वक्त। नवाज शरीफ के बाद हसन हुसैन, मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर ने भी पनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें से एक 5 रुकनी बेंच और दूसरी 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। और दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT तहकीकात इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। तो जनाब पहले नवाज शरीफ साहब और अब बच्चों ने भी और ये वही खबर है जिसके ऊपर सुबह मैं बात करी थी कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपने खदशात का इजहार किया। खैर बैक टू दी नॉर्मल डिस्कशन और समर कैंप वाली डिस्कशन पे वापस आते हैं। अच्छा, समर कैंप के हवाले से अगर पाकिस्तान में ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, रुझान तो बहुत है हर घर में, हर कोई मतलब इवन बड़े भी चाह रहे होते हैं कि यार हम भी समर कैंप्स में कोई चांस लगता है तो हम भी साथ खड़े हो जाएं, खेलने चले जाएं। हमारे यहाँ इंटरेस्ट तो बहुत है समर कैंप्स का, लेकिन अगर ओवरऑल मैंने एक रिसर्च की थी कि अगर ओवरऑल समर कैंप्स की बात की जाए तो फिर भी बहुत कम बच्चे समर कैंप्स जाते हैं। ज़्यादातर तो नानी दादी के रहने चले जाते हैं या फिर ज़्यादातर जो है वो मरी इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इन 2 महीनों में, इन 2 मंथ्स के अंदर जो कि छुट्टियाँ होती हैं, इसमें वाकई भेजना चाहिए? समर कैंप इन सब तमाम तफरीहों पर सबकत ले जाता है? बड़ा मुश्किल उसका वो है। एक तो मैं जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे हमारे जिन इलाकों में हम हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं कि जी बुरबंद या लंदन घूमने निकल गए। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्कूल के अंदर या आसपास जो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे होते हैं। सो हमारी अटेंडेंस जो है वो काफी ज्यादा ही रहती है हर साल हमें जो अटेंडेंस का इशू नहीं होता है समर कैंप्स में। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त सी बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्वियसली अट्रैक्शंस हैं तभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि समर कैंप्स में आप लोगों के लिए जो ओवरऑल डिजाइन करते हैं आप इन समर कैंप्स को, प्रिंसिपल का, जैसे आपने कहा कि प्रिंसिपल का बहुत रोल होता है, ओवरऑल आपका इस सब में क्या रोल होता है, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग करती है? अच्छा, सो हमारे वॉलंटियर्स जो होते हैं उनका समर कैंप खत्म होने के बाद, समर कैंप के दौरान हम उनसे फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या लगा, क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, अगले साल क्या हो सकता है। स्कूल विजिट्स पे जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या ऑब्जर्व करें और फिर हम लोग उसी के हिसाब से अगले साल का कंटेंट के वो आइडियाज हम नोट डाउन कर देते हैं। वो अगले साल ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सही। तो फिर अगले साल का कंटेंट इसी तरह बिल्कुल फीडबैक के थ्रू और अपनी कुछ आइडियाज के थ्रू। अच्छा, हर इवेंट हो या कोई भी चीज़ हो वो मेमोरीज जरूर छोड़ के जाता है। तो हर साल जब आप अपना काम भी कर रहे होते हैं या किसी दूसरी क्लास में जा रहे होते हैं, आपको पिछली क्लास की परफॉर्मेंस जरूर याद आती है। तो अब समर कैंप में अगर हम थोड़ा लास्ट ईयर की बात करें तो आपको लास्ट वाले समर कैंप्स की क्या मेमोरीज रहेंगी कि यार वो जो हमने किया था ना, दैट वाज अमेजिंग? तो वो आपका फेवरेट होता है ना कि एक चीज गुजर जाने के बाद आपको लगता है यार वो चीज बड़ी फेवरेट थी? बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि बहुत सारी चीजें फेवरेट है, लेकिन एक चीज जो मेरी फेवरेट वो ये थी कि समर कैंप शुरू होने से जब शुरू हो रहा था तो हमने बच्चों को बोला तुम लोग जो चिप्स और बिस्किट खाते हो उसके पैकेट जमा करते रहो। उस टाइम पे उनको अंदाजा नहीं था कि वो क्यों चिप्स के पैकेट और बिस्किट के पैकेट इकट्ठे कर रहे हैं। जब समर कैंप खत्म होने लगा 2-3 दिन पहले तो हमने उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दिया कि ये आप लोगों को अब करना है और उससे जो खूबसूरत चीजें निकल कर आई, एप्रन्स बने, बैग बने फ्रॉम चिप्स के पैकेट, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, इट वाज अमेजिंग। मैंने खुद पहन कर भी एक्चुअली स्कूल में पिक्चर्स खिंचवाए। इट वाज रियली गुड। ये तो
बच्चों में इस चीज से डेफिनेटली ये एक शऊर भी बेदार होता है कि आपको अपने जगह जहाँ पे आप रह रहे हो उसको साफ सुथरा भी रखना है और साथ साथ आप ऐसी उसको भी आर्ट में तब्दील करना है, रिसाइकलिंग और पोल्यूशन कंट्रोल, मतलब सब चीजें मिक्स होके चले इस पे हम मजीद बात। इस वक्त कुछ बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों के लिए साल के सबसे ज्यादा पसंदीदा महीने जून और जुलाई होते हैं, क्योंकि इन महीनों में गर्मियों की छुट्टियां होती है और स्कूल नहीं, बल्कि ना ही बोरिंग होमवर्क होता है ना कुछ होता है, बल्कि काम कोई नहीं करना होता, सिर्फ खेल खेल और खेल ही। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे आज की हिस्ट्री के हवाले से, और आज की हिस्ट्री गेस करनी चाहिए वैसे कि हमारी जो आज की हिस्ट्री है वो क्या हो सकती है। मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद ही देखिए कि आज की हिस्ट्री क्या है। लेट्स सी। 25 अगस्त 1910 वो दिन था जब पहली बार येलो कैब चलाई गई, जो आज पूरी दुनिया में चलाई जाती है। अमरीकी शहर शिकागो में गाड़ी का डिजाइन और इसका कलर सर जॉन डी हर्ट्ज ने तजवीज किया था, जो येलो कैब कंपनी ऑफ शिकागो के मालिक थे। ओरिजिनल येलो कैब कंपनी आज भी शिकागो ही में मौजूद है और पूरे अमेरिका में सबसे बड़ी कैब कंपनीज में से एक है। 1910 से 1920 के दरमियान शिकागो की येलो कैब कंपनी को कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम में बंद कर दिया गया, फिर 1921 से उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। और अब बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने की। झटपट खाना बनाना है, वो भी मजेदार। देखते हैं रैपिड रेसिपी, जो कि सनराइज आटे से तैयार की गई है। और सनराइज आटे की ये खास बात है कि ये 100% खालिस है, जिससे नरम और मुलायम रोटी बनती है। और इस आटे की तैयारी में हाफिजाने सेहत के तमाम असूलों की पाबंदी भी की जाती है। आइए देखते हैं। जो भी था बहुत मजे का था, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स थी और साथ साथ ये सनराइज आटे के साथ बनाया गया है, तो आई होप कि और हम दोनों को जो है वो आज इक्वली भूख भी लग रही थी और मुझे लग रहा था हम दोनों जो है आज इक्वली हमारी एपेटाइट भी इंक्रीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं और समर कैंप्स के हवाले से मजीद बात करते हैं कि समर कैंप गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मसरूफ रखने का एक बेहतरीन जरिया है, एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए इनकी एक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है, इनकी मेंटल कंडीशन। आप लोगों ने ये स्टोरी जानी है। इस वक्त हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद थे और आज बात कर रहे थे हम समर कैंप के हवाले से। तो असफन यार साहब को और रमशा को और साथ साथ सलीमुल्लाह, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमें आज के शो में ज्वाइन किया और बात की समर
कैंप के हवाले से। एंड आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा TCF में क्या कुछ अट्रैक्शंस हैं समर कैंप के लिए। अगर आप भी इसके लिए साइन अप करना चाहते हैं तो जरूर इनकी साइट पर आप इनसे बातचीत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इनके समर कैंप्स में मजीद क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। जी हाँ, बिल्कुल। होपफुली आज का शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और जाने से पहले आपको बताएंगे कि शेर में फूलों की खुशबू, लहजे में बेबाकी लेकिन अंदाज में सादगी रखने वाले शायर अहमद फराज की आज 9वीं बरसी है। आपको इनके कुछ अशार सुनवाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।